आप सभी ठीक हैं? कैसे हैं आप लोग? हम्म। सर गुड। ओके। क्या हम लोग आगे चलें? यस सर। ओके, आइए चलते हैं हम लोग आगे। जस्ट अ मिनट। सो इन लास्ट क्लास व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। हेलो बच्चों, क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में? याद है आपको? आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था आपको, है ना, मशीन के थ्रू, और मैकेनिकल कैसी दी जाती है और मैनुअल कैसी दी जाती है ना? ठीक है। यस सर। ओके, नाउ आइए चले आगे, हम लोग बात करेंगे आपसे। लिखें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अच्छा, एक चीज लिखें, फिर लिखना फिजियोलॉजिकल संट। ये लिखें फिर लिखते हैं फिजियोलॉजिकल संट। व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल संट? ये क्या चीज है? कभी सुना है आपने ऐसा? व्हाट इज फिजियोलॉजिकल संट? हम्म। अब देखिए आप, जो लंग्स के एल्वेलाई हैं, लाइक लुक हियर, तो ये एल्वेलाई है ना? ये सब ब्रोंकस है। तो जो यहाँ से ब्लड जो पास करता है, ब्लड जो यहाँ से पास करेगा, जो ब्लड यहाँ से पास करेगा, तो सारा ब्लड तो एल्वेलाई से होके नहीं जाएगा। कुछ पार्ट जो है, वो ब्रोंक्यूल जो कंडक्टिंग पार्ट है, वहां से भी तो कुछ ब्लड निकलेगा, जो कंडक्टिंग पार्ट है। नहीं समझे? कुछ कैपिलरीज की जो ब्रांचेज है, वो किस तरफ चली जाएंगी? टूवर्ड्स, कहां से होके गुजरेंगी? कंडक्ट कंडक्टिंग पार्ट समझते हो, जहां पे एक्शन नहीं होगा, कंडक्टिंग पार्ट से। तो जो ब्लड जो कंडक्टिंग पार्ट की तरफ जाएगा, जो, है ना, जो ब्लड कंडक्टिंग पार्ट की तरफ जाएगा, वहां पर क्या नहीं होगा? हेलो, हेलो बच्चों। सर वहां पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। वहां पर गैसियस एक्शन नहीं होगा, यानी द सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड रिमेन डीऑक्सीजनेटेड। हालांकि वो दोनों ब्लड आके यहाँ मिल जाएंगे, दोनों, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग रहेगा वो साथ में, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ द ब्लड जो होगा, दैट रिमेन डीऑक्सीजनेटेड। हेलो। यस सर। So that blood, that percent is called, that blood is that, like, percentage of that blood is called physiological shunt, and this is around 2%। यानी अगर जो भी ब्लड जाएगा यहाँ से, वो 98% ब्लड जो है वो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। 2% ब्लड जो है दैट रिमेन डीऑक्सीजनेटेड, बिकॉज वो कहां से पास कर रहा है? इट इज पासिंग थ्रू कंडक्टिंग पार्ट। इट इज पासिंग थ्रू कंडक्टिंग पार्ट। हेलो, यस सर। यस सर। समझे नहीं समझे मेरी बात? तो दैट 2% ब्लड रिमेन डीऑक्सीजनेटेड, है ना, दैट 2% ब्लड रिमेन डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? दिस 2% ब्लड रिमेन डीऑक्सीजनेटेड, है ना, बिकॉज it passes थ्रू कंडक्टिंग पार्ट। नहीं समझे? हेलो बच्चों। पासेस थ्रू कंडक्टिंग पार्ट से समझ नहीं आया, मतलब कि कंडक्टिंग खुद से पार्ट का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड होने के। जहां पर एक्शन नहीं होता, जो ब्रोंकस वगैरह है, उस तरफ से निकलेगा। हेलो। तो फिर वहां से तो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए। है क्या? सर ये बिकॉज के बाद क्या लिखा है? 4% क्या है ये? Because it 2% blood remain deoxygenated because it passes through conducting part.
नहीं दिख रही है? ये जो बच्ची है ये क्या बोल रही है, जरा बोलो दोबारा। हेलो, ये आप लोगों को सुनाई नहीं देता है क्या जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बोलिए। हेलो। यस यस सर, सर, समझ हमको आ आ रहा है गया, सर। पर वो पता नहीं उसकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आ गया। वो जो एक लड़की है वो हमेशा लास्ट में ही बोलती है, तो वो बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या बोल रही हो तुम? और उसकी जैसे ही हम बोलते हैं वैसे ही आवाज चली जाती है। हेलो। ये बात समझ में आया आपको या नहीं आया? यस सर। कि यस जो सर। जो ब्लड एल्वियोलर वाले पार्ट से निकलेगा, जो ब्लड एल्वियोलर वाले पार्ट से निकलेगा वो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। जो इधर उधर से चला जाएगा कंडक्टिंग वाले पार्ट से, वो पार्ट बहुत कम पार्ट है, 2% ब्लड है, दैट रिमेन डीऑक्सीजनेटेड। ओके, सो दैट डीऑक्सीजनेटेड पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल शंट। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फिजियोलॉजिकल शंट। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर है। यस सर, यस क्लियर। सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, नो सर। नो सर। नो सर। ओके। चलिए, चलूं मैं आगे अब? लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। ओके। ना हम बात करेंगे आपसे सबसे पहले डिसऑर्डर, है ना। अब हम हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सुना होगा आपने। तो सबसे पहले आप देखें एस्थमा। एस्थमा सुना है? यस व्हाट इज सर। द एस्थमा? यस सर। तो एस्थमा आपने सुना होगा, इट इज अ एलर्जिक डिसऑर्डर, है ना। एलर्जी के कारण होता है ये। आई बात समझ में? तो क्या होता है इसके अंदर? हम्म तो सर लिखें पहले। डस्ट की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती हम्म है, सर इन्फ्लेमेशन हो एक्सपीरियंशन में जाता कुछ है। प्रॉब्लम आती है, सही से नहीं हो लिखें, पाता। इट इज अ एलर्जिक डिसऑर्डर। इट इज अ एलर्जिक डिसऑर्डर, है ना। ये एलर्जिक डिसऑर्डर है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। क्या होगा? इट इज करेक्टराइज बाय स्पाज्म ऑफ। स्पाज्म समझते हो आप लोग? आप लिख लें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। ओके सर। ओके सर। प्रेजेंट इन ठीक है। आगे मैं पेज चेंज करूंगा। इतना लिखा आपने। सो एक एलर्जिक डिसऑर्डर है ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, करेक्टराइज्ड बाय स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब क्या होता है? सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन मींस मसल्स रिमेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, है ना। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में रह जाए। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पाज्म। नहीं समझे? सर एक बार बता दीजिए। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रह जाए दैट इज कॉल्ड स्पाज्म। Spasm of smooth muscles present in the wall of bronchioles. Clear? यस सर। यस सर। आइए देखें क्या होगा इसमें, है ना। आगे उसी के। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, कहाँ चली गई थी आप? सर ऊपर कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके। तो अभी अब बेटा आगे अपन निकल आए हैं, तुम जब क्लास हम खत्म करेंगे तो तुम मुझसे पूछना क्या तुम्हें प्रॉब्लम थी, ठीक है। ओके। ओके सर। सो क्या कॉज करेगा ये? कॉजेस
कॉफिंग, कॉफिंग है ना, एंड व्हीजिंग साउंड, व्हीजिंग साउंड, ड्यूरिंग breathing, especially during expiration. ठीक है, Yes, sir. difficulty in breathing, difficulty in breathing due to inflammation of bronchioles. तो कॉफिंग होगा, व्हीजिंग साउंड मतलब समझते हो ऐसा ऐसी वॉइस को कहते हैं व्हीजिंग साउंड, घर घर की आवाज, समझे मेरी बात? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ आपने देखा ही होगा, है ना, लाइक लड़कियों को बड़ी आपने देखा होगा अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, देखा है आपने? गर्ल्स को मैंने बड़ा अफेक्टेड देखा है। हम्म, हम्म, हेलो। और लड़कियां जो यस है सर, देखा। अपने आप को डांट से बचाने के लिए पूरा अस्थमा का यूज करती हैं लड़कियां, पता है आपको? नहीं सर, नहीं पता। No, अच्छा, sir. मैं व्हेन आई वाज इन आकाश नागपुर सेंटर, तो वहां पर एक बच्ची थी, तो पूजा नाम था उसका, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उस दिन, मैंने कहा आज टर्न है, आज मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। तो मैं क्वेश्चंस जब पूछा तो तो उस बच्ची को जब नंबर आया तो मैंने पूछा, उसे बता नहीं पाया, तो मैंने उसको डांट दिया। डांटने का मतलब बोला मैंने कहा आप स्टडी कीजिए, ये है वो है, क्या मतलब है, और सारा कुछ लेक्चर सुना दिया मैंने उसको। और मैंने लेक्चर सुनाते सुनाते सी स्टार्टेड तो मैं तो बहुत घबरा गया कि मैंने कहा इसको क्या हो गया। एकदम मेरी तो हालत खराब हो गई, सारे बच्चे आ गए, सर आपने डांट दिया इसलिए ऐसा हो गया, उसे अस्थमा का अटैक पड़ गया। और पूरा और ऐसा लगा सारे बच्चों की नजर में आई बिकम अ विलेन, कि देखो सर के कारण उसको ऐसा सब हो गया। उसके बाद में मैं कुछ बोलने से पहले, कुछ पूछने से पहले क्लास में जाके पूछ लेता हूँ, भाई किसी को अस्थमा तो नहीं है ना, नहीं तो पता चले बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए। आप लोगों में से तो किसी को अस्थमा नहीं है? No, हैं? sir. नो सर। No, sir. ओके, चलिए आइए। ठीक है, तो ये है अस्थमा। एंटी एलर्जिक ड्रग्स वगैरह आप इसमें लिए जाते हैं, वही सब लेना चाहिए एंटी एलर्जिक। ठीक है, क्लियर हुआ? समझे बच्चों? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट डिजीज लिखें, यस सर। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। हम्म, अच्छा एक बात और है, वो जो इसमें देखा है, वो मेडिसिन आपने फिल्मों में देखा होगा, फुसफुस होती है ना, फुसफुस क्या चीज है वो? है, पंप होता है ना, पंप क्या चीज है वो, पंप? हेलो, सर, पंप क्या है? सर देखा है सर, पर तो पता नहीं क्या चीज होती है। पंप में क्या है, मतलब मेरा कहने का मतलब कि इस पंप के अंदर क्या मिलता है आपको, उस पंप के अंदर क्या मिलता है? सर उसमें कैप्सूल लगता है। हाँ कैप्सूल तो लगता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वो क्या है, क्या मेडिसिन है उसके अंदर? होते हैं ब्रोंचियो डायलेटर। क्या होते हैं उनके अंदर? ब्रोंचियो डायलेटर, हाँ. है ना। जो मेडिसिन जो होती है उसके अंदर ब्रोंचियो डायलेटर होते हैं। नहीं समझे? तो ब्रोंक्यूल्स को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं, ब्रोंक्यूल्स को क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, तो उससे जो पैसेज है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। नहीं समझे? Yes. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट बीमारी देखें आप, सेकेंड, ब्रोंकाइटिस। देखो कहीं पर भी आप याद रखें, टिस अगर कहीं लगता है, टिस, तो टिस का मतलब क्या होता है, टिस मीन्स क्या होता है?
Inflammation. Inflammation. Discontinuitis, so that means inflammation. सर हाँ, सर जो ब्रोंकियोडायलेटर है इससे तो थोड़ी देर तक होता है ना इसका इफेक्ट। क्या बोल रहे हो? सर जब इसको यूज करते हैं मेडिसिन के तौर पे तो इसका असर थोड़ी देर के लिए होता है ना, तो परमानेंट होता हाँ, है। अरे आप किसी की मसल है वो कांटेक्ट हो गई, आपने ब्रोंकोडायलेटर किया, उसने रिलैक्स कर दिया, तो अब तो वो रिलैक्स ही रहेगा ना जब तक वो कांटेक्ट ना हो, खत्म हो गया उसका असर। अच्छा मेडिसिन, भाई आपको सर दर्द हुआ और आपने एक मेडिसिन खाई और सर दर्द ठीक हो गया, तो क्या मेडिसिन का असर क्या जिंदगी पर, मतलब जब तक सर दर्द दोबारा नहीं होगा जब तक मेडिसिन का असर रहेगा क्या? नो सर। अरे उसने मेडिसिन ने वो सिम्टम जो था खत्म कर दिया उसको, अब जब तक वापस वही चीज नहीं आएगी जब तक उसको कुछ नहीं होगा, तो जब तक उसको वापस अस्थमा का अटैक नहीं आता है जब तक उसको कुछ नहीं होगा। जो कंडीशन वर्स्ट हुई थी सही कर दी उसने। ऐसा थोड़ी ना है कि जब उसका ड्रग्स का असर खत्म हो गया तो वो वापस सिकुड़ जाएगा। और सर इसका परमानेंट मतलब परमानेंट भी से ठीक होता है क्या? सर, अस्थमा देखिए, की जो परमानेंट। नहीं, अस्थमा का ऐसा कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है ना कि भाई अब अस्थमा तुम्हें नहीं होगा। यू जस्ट अवॉइड, जो चीजों से आपको प्रॉब्लम है उनको अवॉइड करिए। प्रिकॉशन इज अ ट्रीटमेंट एक्चुअली। ओके सर। आप किसी ऐसा नहीं कह सकते किसी को जाओ तुम्हारे 10 दिन का कोर्स खत्म कर लो, अस्थमा नहीं होगा। हाँ, ये है कि आपको फ्रिक्वेंसी कम होगी, आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेंगे तो नहीं होगा, बट ऐसा कोई कोई इलाज नहीं है कि अब अस्थमा का एकदम ठीक हो गया। समझ गया? यस सर। ठीक है, तो लिखें इट इज अ, तो ब्रोंकाइटिस जो है ये, देखें इसमें। अस्थमा हेलो, के लिए फिर एलर्जिक हेलो, एजेंट्स जो आपकी होते वॉइस हैं। ब्रेक हो रही है बेटा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, यस सर। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? सर मैं बोल रही थी अस्थमा के लिए जो एलर्जिक एजेंट्स होंगे वो डस्ट या पोल्यूशन के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आपका कोई ऐसा खास केमिकल है, किसी तरह का कोई मेडिसिन कोई है, वो सब भी हो सकता है, वो भी उसको कर सकते हैं। हाँ, जनरली जो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनमें जो डस्ट वो सब है वो ज्यादा ज्यादा बड़ा रीजन है वो उसका। समझे? सीजनल भी होता है, आपने देखा कोल्ड वगैरह में एलर्जिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कोल्ड में ये ज्यादा आप लोगों को देखोगे होता है ना, कोल्ड में आपने देखा होगा अस्थमा का अटैक ज्यादा होता है। हेलो, सर जो पॉलन वगैरह से हो जाती है वो भी इससे रिलेटेड है। नहीं, एक सिंपल एलर्जी अलग बात है, हर एलर्जी अस्थमा नहीं होती बेटा। पॉलन ग्रैंड से वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, पॉलन ग्रैंड वगैरह के लिए वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। उधर आईज रेड हो जाना, नोज ब्लो है ना, नाक बहने लगना, वो शॉर्ट टाइम की है। अस्थमा, आपको देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सिंपल सी, हर बच्चे को यस। अस्थमा हो सकता है अगर आप ध्यान न दें तो। हर बच्चे को, हर बच्चा छोटे में एलर्जिक है, आपने देखा होगा छोटे में बच्चों की नाक बंद बहुत होती है, बहुत रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है इट इज वेरी एलर्जिक फॉर द एनी अनवांटेड थिंग्स। अगर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है और डस्ट है तो बहुत ज्यादा चांसेस है। ब्रोंकाइटिस एक प्राइमरी स्टेज है, अगर बार बार ब्रोंकाइटिस होता है दैट कैन लीड टू अस्थमा। नहीं समझे? ओके। यस अगर सर। आपको बार बार वो सिर्फ चीजें हो रही हैं, बार बार हो रहा है, बार बार एक्सपोज हो रहा है उन्हीं चीजों से, वही फिर अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब आप समझ लो, ज्यादा ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कैन बी like become asthma. Okay? ओके। यस सर। Yes. So it's an inflammation of and causes swelling, swelling and itch, swelling and itching। आई बात समझ में ऑफ ब्रोंकाई। अब देखिए ब्रोंकाई में जब होता है ना बड़ी इरिटेशन होती है ब्रोंकाई, वहां पे तो आपको क्या होगा, बार बार क्या आएगी, खांसी आएगी आपको। समझे मेरी बात? यस सर। ब्रोंकाई कैरेक्टराइज बाय रेगुलर कॉफिंग, कैरेक्टराइज बाय रेगुलर कॉफिंग, है ना, तो रेगुलर कॉफिंग होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। आइए नेक्स्ट डिजीज देखते हैं।
Third is emphysema. Emphysema. सुना है आपने? सबसे पहले मैं आपको Yes, sir. सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ इसे। एम्फाइसीमा क्या है? इट इज इरिवर्सिबल डिस्टेंशन ऑफ एल्वेलाई। ये क्या है? इरिवर्सिबल डिस्टेंशन ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, अभी आप देखेंगे क्या है इरिवर्सिबल डिस्टेंशन का मतलब। तो इसमें क्या हो जाता है इसके अंदर, इन विच एल्वेला वॉल जो है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। एल्वेला वॉल्स आर डैमेज्ड, है ना? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज्ड। समझ गए? तो इरिवर्सिबल डिस्टेंशन ऑफ एल्वेलाई है ना? इसमें क्या होता है, इन विच एल्वेला वॉल जो है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। यानी देखिए आप, ऐसे एल्वेलाई है, तो इनकी दोनों की बीच की जो वॉल है वो क्या हो जाती है? हेलो, टूट हाँ जाती है। तो बोथ बिकम, दोनों एल्वेलाई कैसे हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो जो सरफेस है वो क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो कम हो जाएगी, जाएगी। है ना? जो ब्रेक हो गया है बीच में, ये जो ब्रेक ब्रेक तो जो जो एक्सचेंज की जो सरफेस होती है वो बहुत कम हो जाएगी। समझे मेरी बात? हेलो, यस सर। सर समझ में आया? नहीं समझ में आया? नो सर। देखो, अच्छा ये सिंपल सी मैं बता रहा हूँ। आपके एक रूम है, उस रूम के अंदर आपने कंपार्टमेंट बना दिए। समझ गए? 4-5 कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, ठीक है? अगर उन कंपार्टमेंट को तोड़ दो, हटा दो, एक ही रूम कर दो, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा या कम होगा? सरफेस सरफेस बोल रहा हूं मैं, सरफेस कम होगी या बढ़ेगी? हेलो, कम होगा। कम होगा ना? तो क्या है, एल्वेलाई एक दूसरे से ऐसे सेपरेट रहते हैं, ऐसे ऐसे, है ना? सेपरेट रहते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये जो बीच की वॉल है वो क्या हो गई? ब्रेक हो गई। बीच की वॉल क्या होगी? ब्रेक। हेलो, नहीं समझ रहे हो आप? समझ गया सर। बीच की जो एक्सचेंज का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? कम होगा कि नहीं होगा? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इरिवर्सिबल डिस्टेंशन, एक और बात, इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आप फर्दर, आप एक डिजीज हो गई तो आप इसे क्योर नहीं कर सकते। मतलब हाँ, प्रिकॉशन लेके उसको और ज्यादा होने से कम कर सकते हो, लेकिन है ना, एक बार हो गया या नहीं हो गया। और इसका जो वन ऑफ द मेजर कॉज है, वन ऑफ द मेजर कॉज क्या है मालूम है आपको? सिगरेट स्मोकिंग। यस, सिगरेट स्मोकिंग। ना, तो जो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो इसका बहुत बड़ा रीजन है। सिगरेट स्मोकिंग, सो सिगरेट यूज नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा रीजन है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा होने का। तो सिगरेट से कैसे होती है वॉल्स ब्रेक? क्या होता है, जो स्मोक है वो धीरे 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 नुकसान पहुंचाता है, एक्युमुलेट होने लगता है, कॉजेज, है ना, वहां पर, और टिश्यूज को वहां पे डैमेज करता है। जो ओके टिश्यूज सर। है ना, इलास्टिक टिश्यूज है, उनको डैमेज करता है, वीक करता है इलास्टिक टिश्यूज को। सर ठीक है, डिस्टेंशन मतलब? फैल जाना, फैल जाना, फैल गया ना, नहीं समझे? ये छोटे छोटे थे, छोटे छोटे थे, हाँ। अब फैल गया, एक हो गया, ऐसा। अच्छा, ओके ओके। That's why it is called irreversible distension of alveoli, in which alveolar wall are damaged, due to which respiratory surface decreased. One of the major cause is cigarette smoking.
क्लियर और नॉट? क्लियर सर। आगे चलें। सर सेकंड में स्वेलिंग के ऊपर लिखा है। हाँ बच्चे, क्या? स्वेलिंग के ऊपर क्या लिखा है सर सेकंड में? एल्वियोला सेकंड वॉल, वाले डिजीज में स्वेलिंग के ऊपर क्या लिखा है? ओके, इन्फ्लेमेशन causes swelling and itching, ITCHING, itching of bronchi, itching of bronchi characterized by regular coughing. नहीं समझे? सर हाँ, सर जो स्मोकिंग छोड़ देते हैं उनमें ये एल्वियोलर वॉल डैमेज ही रहता है या फिर रिपेयर हो जाता है? मैंने क्या बोला, जो जितना डैमेज हो गया इट कैन नॉट बी करेक्ट, कैन नॉट बी करेक्टेड। हाँ, फर्दर डैमेज ना हो उसको आप कंट्रोल कर सकते सर ओके। हैं। सर ये पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा है उसमें भी सर, इतने ज्यादा सिगरेट हाँ, मतलब अब जैसे स्मोक आ दिल्ली रहा की हालत, हाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में अगर कोई सिगरेट पिएगा तो उसकी तो बहुत बुरी हालत होगी, क्योंकि कई सिगरेट जितना पॉल्यूशन तो ऑलरेडी अंदर जा ही रहा है, ऊपर से सिगरेट भी वो है ना, करेला, मतलब कहते हैं ना करेला और नीम चढ़ा वाली कंडीशन हो गई। तो वो तो और भी, दिल्ली दिल्ली की तो और भी बुरी हालत है। है। सर तो दिल्ली वालों को तो ये डिजीज ज्यादा होती होगी। नहीं ज्यादा, अभी 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 दिल्ली में ज्यादा सिचुएशन तो अभी ज्यादा खराब हुई है ना, इससे पहले तो कुछ नहीं थी। दूसरी बात है कि देखिए, आप घर में अगर रह रहे हैं तो घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है। आप बहुत ज्यादा बाहर हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं उन सब चीजों से, पॉल्यूटेंट से, तो होता है। और क्या होता है, देखिए हमारा शरीर इट्स ट्राई टू कोप अप ऑल दीज थिंग्स, लेकिन अगर आप एक्सपोजर, अगर आपका फ्रिक्वेंट है, फ्रिक्वेंट एक्सपोजर है, तब ये सब चीजें होती है। मतलब आप हद ही किए हुए हो, समझ रहे हैं? हद, शरीर तभी नुकसान होता है शरीर में जब आप वो हद को क्रॉस करते हो, आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो। तो अब बार बार एक्सपोजर हो रहा है उन्हीं चीजों से, बार बार एक्सपोजर हो रहा है, तब जाके ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप अब ट्रैफिक के बीच में आपका पता चला ट्रैफिक पुलिस वाला जॉब है, तो वो बेचारे उनको बहुत परेशानी है, समझे? और दूसरी बात है कि पॉल्यूशन चाहे कितना भी देश बड़ा हो जाए, पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम लोगों के कारण पॉल्यूशन, हम लोगों की हरकतों के कारण, है ना, पूरा डिफोरेस्टेशन कर डाला है हम लोगों ने, पूरा सब खत्म कर दिया। सर यहाँ पर 301 है और सर कनाडा में सिर्फ 20 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। सोचो, बताइए आप। तो आप अरे अपने ही देश में ही चले जाइए, आप अपने यहाँ पे कुछ अच्छी जगह है, आप चले जाइए वहां पे, आप देखिए कितनी जरूरी है एक एयर का अच्छा होना जिंदगी में। नेचर ने आपको दिया हुआ है, वो उसको हमने बर्बाद कर दिया अपने हाथों से। तो किया तो हम इन लोगों ने, किसी और ने थोड़ा ना किया है ना। हम सबको इतना अच्छी, आप कभी अच्छी हवा में खड़े होइए, आपके अंदर इतने अच्छे विचार आएंगे, इतने अच्छे थॉट्स आएंगे। आप वही दिल्ली के चौराहे पे कहीं खड़े हो जाइए, आपको लगेगा किसी का मर्डर कर दो आप, है। तो आपको इतनी एंजाइटी, इतना घबराहट, इतनी परेशानी, इतना हेडेक और ये सब चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो आप एयर आपके अंदर अगर अच्छी नहीं जाएगी तो फिर कैसे चलेगा? सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन, एयर जाना अंदर, वो सबसे जरूरी चीज है। उसके साथ इतनी सारी अनवांटेड चीजें आप इनहेल कर रहे हैं, जो बहुत नुकसान करती हैं। अब हर हम देखते हैं लोगों के पास चार पैसे आ जाते हैं तो कार एक कार लड़की के लिए अलग कार है, लड़के के लिए अलग कार है, खुद के लिए अलग कार है। अरे बाप रे, क्या इतना पैसा इतना वो सब करना, तो ये सब चीजें है ना, लोगों ने ही तो खुद नुकसान किया है, आप लोग ही भुगतेंगे उसको। नेचर 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 पूरी कोशिश करती है आपको एडजस्ट करने की, लेकिन आप अगर मानते ही नहीं है, नाक में दम किए हुए हैं, तो क्या किया जाए? हम्म, समझे? हेलो, यस सर। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। चलें यस सर। आगे, आगे चलें। यस सर। ओके सर। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिजीज, एटिलैक्टिसिस। नेक्स्ट डिजीज होगी आपकी एटिलैक्टिसिस। आई थिंक मैंने आपको शायद बताया है। अच्छा, नहीं बताया होगा। पता है आपको एटिलैक्टिसिस क्या है? हेलो, नो सर। तो नो इसमें सर। क्या होता है, जो एल्वेलाई लंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एल्वेलाई कोलैप्स हो जाते हैं ना, एल्वेलाई। सर ये जो लेसिथिन वाली वही वाली है? यस यस, कोलैप्स्ड, T2। डेफिशिएंसी ऑफ लेसिथिन।
है ना, समझे। तो लेसिथिन की कमी से ऐसा होता है। सर ये लेसिथिन कमी हो जाती है। लेसिथिन का भी कई बार बनना कम हो जाए, कोई ऐसा चीजें हैं, है ना, बनना कम हो जाए। जनरली ये डिजीज बड़ों को तो नहीं होती है, बच्चों में ही होती है ये बीमारी, बड़ों को नहीं होता है ये। जब बच्चे पैदा होते हैं तो कई बार उनमें बनता नहीं है ये लेसिथिन, टाइम लगता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं इनबॉर्न। नहीं समझे मेरी बात आप? हेलो। सर ये किसी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी से है या फिर ये ऐसी एक नॉर्मल? ऐसा ही ऐसा ही किसी की डिफिशियंसी से नहीं, रैंडम ऐसा ही है, ऐसा नहीं किसी की कमी से हो रहा है ना, नेचुरल प्रोसेस है, किसी में डिले हुआ, किसी में कुछ ना कुछ हो ही सकता है। ओके, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। चलें आगे। सर यस सर। डिजीज का मेजर कॉज क्या होता है? हाँ, हेलो। सर मेजर कॉज ऑफ दिस डिजीज क्या है, मतलब इस डिजीज का कॉज क्या होता है, किससे होती है डिजीज? अभी मैंने कहा ना आपसे, लेसिथिन की कमी के कारण एल्वेलाई कोलैप्स हो जाते हैं, दैट इज द रीजन, डेफिशिएंसी ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन नहीं जानते? सर जानता हूँ, पर डेफिशिएंसी कैसे होती है? बनता नहीं है कई बार, जब फॉस्फोलिपिड है ये, जब फॉस्फोलिपिड कई बार बच्चे जो बॉर्न होते हैं तो उस समय ये एल्वेलाई के बीच में, मैंने तुम्हें बताया था ना उस समय, यस सर। बच्चे जब बर्थ होती है तो उस समय उनमें लेसिथिन कम होता है, फिर उनको कुछ ड्रग्स वगैरह इंड्यूस दिए जाते हैं जिससे उनमें इनका फॉर्मेशन बढ़ जाए। जब हो जाता है तो फिर उन्हें नॉर्मल उनको ब्रीथ करने दिया जाता है, नहीं तो उनको हम ऐसी मशीन से उनको ब्रीथ कराते हैं। समझे? यस हेलो। सर। समझे नहीं समझे? हेलो। सर हाँ, सर फिर ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोला था, वही है ना ये? हाँ आरडीएस, हाँ आरडीएस वही तो है ये, ऑल्सो कॉल आरडीएस, रेस्पिरेटरी, पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको ये। यस सर। यस सर। समझे या नहीं समझे? यस सर। समझ गए सर। यस सर। आइए देखें, बात करेंगे अब आपसे हम ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज। तो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज समझते हो आप, क्या मतलब है ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज का? मीन्स हमारा जो वर्क है, हमारा जो प्रोफेशन है, उसके कारण बीमारियां होती हैं। ये बात समझ में? प्रोफेशन के कारण जो प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टोन, है ना, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ये बात समझ में? माइंस में काम करते हैं, यस सर। स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, पत्थर जहाँ तोड़े जाते हैं वो सब काम करते हैं। तो क्या होता है, जब कंटिन्यूअसली वो जो डस्ट है, कई बार वो कांटेक्ट में जब वो उसके एक्सपोज होंगे, आई बात समझ में, तो लंग्स ट्राई टू कोप अप, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर वो इरिटेंट की तरह काम करते हैं वहां पे जाके, एंड स्टार्ट अकुमुलेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन लंग्स। और लंग्स में क्या अकुमुलेट हो जाते हैं? फाइबर, कोलेजन फाइबर। मतलब आप समझ लो स्पॉन्जी लंग्स। मैं अगर आप सिंपल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैं कहूं आपसे कि कॉटन पत्थर में चेंज हो गया, नहीं समझे? कॉटन चेंज इनटू द स्टोन, पेबल। हेलो। यस यस सर। यस सर। तो सर मतलब जब लंग्स हार्ड हो गया ना, हाँ मतलब लंग्स हार्ड हो गया। हाँ, मतलब फाइब्रस टिश्यू एक्युमुलेट हो गया, हार्ड हो गया। अब जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां की जो वस्कुलैरिटी है वो खत्म हो गई। नहीं समझे? हेलो। यस सर। यस सर। तो ये ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज का मतलब, जो लोग कहाँ काम करते हैं, दे आर वर्किंग इन स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री एंड माइंस, और माइंस में काम करते हैं। आई बात समझ में? तो उनको प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है इन सब चीजों से, तब जाके ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर हुआ और नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? तो सर हाँ सर मेरे को ना एक चीज बोलिए सर, आपने एक बार कहा था कि लंग्स में कोई मसल नहीं होती, हाँ वो जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के कारण होता है।
हाँ पर सर अभी इसके अंदर देखा कि उसमें वो कहीं कहीं जगह पर मसल्स है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन हो रहा कहाँ है मसल्स है, कहाँ? सर, जैसे कि अस्थमा के अंदर। तो वो और लंग्स के सर मसल्स हैं, वो तो ब्रोंकियल मसल्स हैं, ब्रोंकियल्स पे तो होंगी ना। ट्रिकिया पे मसल्स नहीं होंगी क्या, ट्रिकिया के आसपास में ब्रोंकियल्स? मतलब लंग सर वो उधर एल्वलाई के उस लेवल पर होगी क्या? अरे लंग्स में ब्रोंकियल्स में अंतर है ना बेटा। हाँ, लंग्स का मतलब है लंग्स की मसल, ब्रोंकियल की वॉल पर तो हो ही सकती है ना, ऊपर जो ट्रेकिया ब्रोंकस है वहां तो होगा ना। लंग्स की हाँ बात कर सर। रहे हैं, समझे? हाँ सो सर, ठीक है। सर देखें लंग्स की बात करने का मतलब है प्लूरल वॉल की बात करना, मतलब वहां पे मसल्स नहीं होंगे। कहाँ बेटा, क्या बोल रही हो आप? क्या? सर लंग्स की जब हम बात कर रहे हैं मतलब प्लूरल वॉल पे नहीं होंगे मसल्स। जो लंग्स बना है, जो लंग्स बना हुआ है उसमें कोई मसल नहीं है। लंग्स जो बना हुआ है उसमें कोई मसल, ये जो ब्रांचिंग है, ट्रिकिया की जो ब्रांचिंग है, इसकी वॉल पे मसल्स हो सकती है, लेकिन जो लंग्स जिस टिश्यू का बना हुआ है, ये जो लंग जिस टिश्यू का बना हुआ है उसमें कोई मसल नहीं होगी। नहीं समझे मेरी बात? ये जो लंग बना हुआ है जिस टिश्यूज का, जिनका, उनमें कोई मसल नहीं होगी। ये जो ब्रोंक्यूल की बिगिनिंग के जो ब्रोंक्यूल्स हैं, इनकी वॉल पे तो मसल होगी, हो सकती है ना। नहीं समझे? तो ब्रोंकियल सर ये तो मसल, ब्रोंकाई हो गए ना, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई, ब्रोंक्यूल्स तो अंदर ही आते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स अंदर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो है तो इनकी ब्रांचिंग है ना, वो इनकी ब्रांचिंग है। लेकिन जो लंग जिस टिश्यू का बना हुआ है, ये तो लंग्स के अंदर घुस गया है, लेकिन वो लंग थोड़ी ना है। लंग तो अलग टिश्यू है ना बेटा। लंग तो मतलब निमोसाइड। प्लूरल वॉल के लिए बोल रहे हैं क्या कि मतलब उसमें ही नहीं होगा बस मसल्स अरे वगैरह। प्लूरल वॉल और एक पूरा टिश्यू, जो लंग टिश्यू, ये जो पूरा टिश्यू है जो लंग, आप ब्रांचिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, उनकी ब्रांचिंग की। जो लंग का जो टिश्यू अदर देन द ब्रांचिंग, तो मतलब जो मसल्स होंगी ब्रांचिंग पे होंगी। लंग्स कैन नॉट बी सेल्फ एक्सपेंड, लंग्स खुद एक्सपेंड नहीं कर सकते। हेलो। यस सर। तो मसल का मतलब आप समझे, इनकी ये तो ब्रांचिंग है, यहीं से स्टार्ट हो गई है। लेकिन लंग्स तो इसके अदर टिश्यूज भी तो लंग्स है ना, इसके मेन जो लंग पार्ट, तो वो तो इसके अदर देन है ना। ये तो ब्रांचिंग है जो लंग्स के अंदर घुसी हुई है। वो ये ब्रांचिंग लंग्स थोड़ी ना है। नहीं समझे आप? यस सर। आप चलें आगे क्या? यस सर। यस चलिए, सर। लिखिए इट इज कॉज्ड बाय, किस लिए होता है? इट इज कॉज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंस such as fumes, dust, present in environment where person works. Okay. सिम्टम्स क्या होंगे? प्रोलिफरेशन ऑफ क्या? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबर्स। fibrous tissue. Proliferation of fibrous tissue. So also called fibrosis. क्या कहते हैं इसे? फाइब्रोसिस। क्लियर? यस सर। तो ये है इसमें, है ना। तो ये, अब इसको कैसे आप खत्म, इस डिजीज को, सबसे पहली बात है हमारे, देखिए, जो लोग इस तरीके की जगह पे काम करते हैं जहां पे उनको प्रोलॉन्ग एक्सपोज होना है इन सब चीजों से, तो वहां पे कुछ काम करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पर्सन वहां पे काम कर रहा है, ही शुड नो कि यहाँ पर रहने से ये प्रॉब्लम हो सकती है, कि वो इस चीजों से एक्सपोज हो रहा है। नहीं समझे? उससे कम से कम ये बात का पता होना चाहिए। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है। आई बात समझ में? कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ये स्टोन है ना, ये सब डस्ट है, इससे क्या प्रॉब्लम होगी, तो पता होना चाहिए सबसे पहले, इसे नो कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर?
Yes, तो sir. वर्कर शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द लाइक हार्म, है ना, हार्म ऑफ द एक्सपोजर। मतलब क्या होता है? क्या क्या बेटा, ये लड़की जब भी बोलती है उसके बाद में उसकी आवाज चली जाती है। हाँ बोलो। सर ये जो आपने लिखा है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू मतलब तो यहाँ पे ये जो टिश्यूज है ना, तो वहाँ पे फाइबर, कोलेजन फाइबर हो जाते हैं, तो वो लंग्स को हार्ड बना देते हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। हेलो, जी सर। लंग्स कैसे हो जाते हैं? लंग्स बिकम हार्ड। ठीक है। हेलो, Yes, sir. चलूं क्या मैं आगे? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें भी कुछ चीजें देखिए। अगर कोई आयरन का लगातार एक्सपोज हो रहा है आयरन से, तो क्या होगा? तो इसे क्या कहते हैं? सिडरोसिस, है ना। अगर कोई सिलिका से हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? सिलिकोसिस। अगर कोई एस्बेस्टस से हो रहा है, एस्बेस्टस से हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? Asbestosis. एस्बेस्टोसिस। ये तीनों ही फाइब्रोसिस ही है ना। आयरन, सिलिका, एस्बेस्टस। आयरन से होगा सिड्रोसिस, सिलिका से होगा सिलिकोसिस, एस्बेस्टस से होगा एस्बेस्टोसिस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन इट? एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ओके। तो ये सब समझते हो ना, एस्बेस्टस वगैरह समझते हो ना? व्हाट इज द एस्बेस्टस, पता है क्या है? एस्बेस्टस जानते हो ना? नो सर। अरे कुछ मैग्नीशियम सॉल्ट होता है ये, और ये इज यूज इन द लाइक सीमेंटिंग मटेरियल है, जैसे होता है ना क्रैक्स वगैरह भरने में, सील वगैरह भरने में यूज होता है ना। हेलो। ओके सर। हाँ, तो आयरन से क्या होगा? सिड्रोसिस। सिलिका से क्या होगा? सिलिकोसिस। एस्बेस्टस से क्या होगा? एस्बेस्टोसिस। तीनों ही क्या है? फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स। क्लियर? Yes, सर sir. फाइब्रोसिस ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज का एक सिम्टम हुआ या फिर उसी को बोल सकते हैं, मतलब उसी फाइब्रोसिस को भी हम का दूसरा सिंपल, नाम? फाइब्रोसिस इज आल्सो डिजीज। ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज मतलब फाइब्रोसिस ही है। नहीं समझे? ओके सर, मतलब उसी का दूसरा नाम हो गया ना। हाँ हाँ, उसमें फाइब्रोसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फाइब्रस एक्युमुलेट भी हो रहा है। हेलो, ओके सर। सर क्या हम आगे फाइब्रोसिस चलें? जो होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होते हैं ताकि जो मतलब डस्ट है उससे लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके, पर वो गैसेस एक्सचेंज को ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई कहीं पर भी जब एलर्जी या कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो कोलेजन फाइबर बड़ी रैपिडली वहां पे ग्रो करने लग जाते हैं। आपने कभी लिवर में भी सुना होगा, लिवर सिरोसिस होता है। लिवर में भी ऐसे ही फाइब्रोसिस हो जाता है। जो लोग प्रोलॉन्ग अल्कोहल से एक्सपोज होते हैं, लिवर में भी फाइब्रस टिश्यू एक्युमुलेट हो जाता है। लिवर में भी फाइब्रोसिस होता है। समझे? सर ये जो फाइब्रस टिश्यू है ये तो बॉडी बना रही है ना। हैं? सर ये फाइब्रस टिश्यू तो बॉडी बना रही है ना, मतलब जहाँ पे हो रहा है लंग्स के अंदर हो रहा है तो फिर लंग्स के अंदर बॉडी से आ रहा है ना, या फिर बाहर से आ रहा है फिर? बॉडी से बाहर से क्यों आएगा? बॉडी ही बना रही है। हमारी सेल्स हैं, जो ब्लड वगैरह में सेल्स हैं वो बनाई है वो। अरे जो लंग्स में भी तो जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करने लगेंगी कोलेजन फाइबर। मतलब सर जब बाहर से ये आयरन, सिलिका और एस्बेस्टोस आएंगे ये जाएगा, हाँ, तब जाके फाइब्रोसिस हो। अच्छा। हेलो, ओके सर। अब सुनिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पर जो लोग वर्कर काम करते हैं उनको क्या करना चाहिए? वर्कर शुड इन्फॉर्म अबाउट द हार्म ऑफ द एक्सपोजर, है ना, कि यहाँ पर क्या है। उनको रेगुलर मास्क वियर करना चाहिए। दे शुड वियर मास्क ऑलवेज। समझ गए? वर्क प्लेस पर। ठीक है। उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, हेल्थ चेकअप होना चाहिए उनका, एक टाइम इंटरवल के बाद में। और दूसरी बात है, वर्कर्स जो है उनको एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में उनको हॉलीडेज देना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सपोजर इज अ हार्मफुल। आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक के बाद इंटरवल होना चाहिए। तो ये चीजें
होनी चाहिए। हालांकि हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर वर्कर्स के बारे में कोई सोचता नहीं है, उनको इंसानी नहीं समझते लोग, तो उनको इस तरह से काम कराते हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं, है ना। जबकि पूरे नॉर्म्स अगर फॉलो करें तो आदमी काफी हद तक इन प्रॉब्लम से बच सकता है। तो यहाँ पे रहते समय आपको हमेशा मास्क यूज करना चाहिए, और रेगुलर इनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, और समय समय पे उनको हॉलीडेज मिलने चाहिए। समझे? हेलो? यस सर। तो ये सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। यस और सर। कोई प्रॉब्लम? नो चल सर। आगे चलेंगे हम लोग। आप देखिए, सर फाइब्रोसिस एक एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स हुआ ना? it's not an immune response, it's an allergic kind of allergic response, not an immune response. ओके सर। अब लिखिए, चलें आगे। यस सर। यस सर। सीओपीडी क्या है? ये क्वेश्चन आता है इस पे ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कुछ बीमारियों को मिलाकर कहते हैं, जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। इन बीमारियों को मिला के हम क्या कहते हैं? सीओपीडी क्रॉनिक, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है पैसेज में। हेलो? हेलो बच्चों? यस सर। यस सर। इन बीमारियों में कहीं ना कुछ थोड़ा सा क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। समझे मेरी बात? ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ऐसा हो रहा है ना। तो इसलिए तीनों डिजीज को हम कंबाइनली किस में रखते हैं? सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नहीं समझे? समझ गया सर। कोई प्रॉब्लम है आपको इसके अंदर? नो सर। चलिए आइए नेक्स्ट। अब देखिए, लिखे डीकम्प्रेशन। ये बीमारी नहीं है अब, है ना, अब बीमारी हो गई। अब अपन यहां लिख रहे हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Band's disease. Okay, this is also called Sessions disease. This is also called dysbarism. Dysbarism. This is also called diverse paralysis. समझे? Decompression sickness. This is also called Band's disease. This is also called Sessions disease. This is also called dysbarism. Dysbarism. D है ये. This is also called dysbarism. हेलो? हेलो बच्चों? यस सर। यस सर। समझे आप? क्या चीज है ये? सुना तो होगा नहीं आप लोगों ने? नो सर। देखिए जरा देखें, ये डिजीज होती है डाइवर्स के अंदर, जो डाइव करते हैं ना समुद्र में, जो डाइवर्स होते हैं, विच ड्राइव ड्राइव डीप इन सी, है ना। हेलो? तो डाइवर्स में होती है, डाइवर्स विच डाइव डीप इन द सी, जो बहुत डीप में डाइव करते हैं। समझे मेरी बात? यस हेलो? सर। तो आप देखेंगे कि वो जो बहुत डीप में जब डाइव करते हैं, आपको मालूम है नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो फैट में ज्यादा होती है। किसमें? फैट में। सुना ध्यान से आप, है ना। जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी है इट इज मोर इन एडिपोज टिश्यू। किसमें ज्यादा है?
एडिपोज टिश्यू में। समझ गए? हेलो। यस सर। तो क्या होता है, और दूसरी बात है, प्रेशर बढ़ने पे नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। प्रेशर बढ़ने पर, प्रेशर जितना बढ़ेगा, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी। तो जब कोई डीप डाइव करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है ब्लड से कहाँ चली जाती है, टिश्यूज में, स्पेशली कहाँ, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। क्लियर? ओके। हेलो। यस सर। यस सर। और जब वो बाहर, है ना, अब जब वो बाहर वापस आते हैं, अगर वो वापस धीरे धीरे आए, अगर वो ग्रेजुअली वापस आते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर वो सडनली अगर बाहर एसेंड करेंगे, अगर वो एसेंड जो है वो कैसे करता है, सडन, बहुत जल्दी बाहर आता है, तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन सॉल्युबिलिटी क्या होगी, नाइट्रोजन की कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन वापस टिश्यू से कहाँ आएगा, ब्लड। नाइट्रोजन जो है अब ब्लड में। टिश्यू से कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। और जब ब्लड में आएगा तो वो इतनी जल्दी जल्दी आएगा कि इट विल फॉर्म बबल्स, इट विल फॉर्म बबल्स इन ब्लड। नहीं समझे? वो ब्लड में क्या करेगा, बबल फॉर्म करेगा। और अगर ये बबल कहीं पर कैसी ऐसी जगह फंस गया जैसे जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, दैट कैन लीड्स टू पैरालिसिस। नहीं समझे? अब ये बबल जो है, वो बबल जाके घूमते घूमते कहाँ चला गया, कैरोटिड आर्टरी। समझते, कैरोटिड आर्टरी किसको सप्लाई करती है, ब्रेन को ब्लड ब्रेन को। सप्लाई। अगर वो बबल ब्रेन जाके को। वहां चला गया तो उस ब्लड सप्लाई को वहां पे ब्लॉक कर देगा, एंड कैन लीड्स टू डेथ और पैरालिसिस। कोई पार्ट का पैरालिसिस हो सकता है। नहीं समझे? समझ गए सर। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। तो when divers dive deep in sea, है ना, their pressure gradually increases, and due to the high pressure, the solubility of the nitrogen tissue increase, and blood from the blood and nitrogen from the blood goes to tissues. When the diver ascend rapidly, when the diver ascend rapidly, आई बात समझ में, the pressure will decrease and the solubility also decrease. The nitrogen from the tissues rapidly comes in blood and form bubble. If these bubble can, if these bubble is stuck in, if these bubble is stuck in carotid artery, that can leads to paralysis. Clear or not? हेलो। क्लियर है सर। आप लिख लोगे ना, लिख लोगे ना कि मैं लिखाऊं? नहीं सर, लिख लेंगे। लिख लेंगे सर। Okay. So this is called decompression sickness, Band's disease, Sesson's disease, dysbarism, and diverse paralysis. क्या मैं आगे चलूं? हेलो। यस सर। चलिए, चलूं मैं आगे? यस सर। ड्राउनिंग सुना होगा। क्या होता है ड्राउनिंग? डूब जाना। डूब जाना। तो अब जो ड्राउनिंग, जो डूबते हैं वो क्यों मरते हैं? जो डूबते हैं वो मर जाते हैं। सर एयर। हाँ बोलो। देखिए, ड्राउनिंग में दो केस होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो पूरा स्ट्रगल करते हैं ना, पूरा स्ट्रगल करते हैं, तैरते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एंड ग्रेजुअली वाटर उनकी लंग्स में चला जाता है। वाटर कहाँ इंटर कर जाता है? लंग्स। और लंग्स में वाटर जाएगा तो लंग्स से वाटर कहाँ चला जाता है? ब्लड में, है ना। और ब्लड में जब वाटर जाएगा तो वहां का जो वहां पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो आरबीसी क्या कर जाएंगी, आरबीसी स्वेल करके
बर्स्ट अप हो जाएगी। बस्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है। इस कारण से डेथ होती है, जो लोग स्ट्रगल करते हैं पूरा, है ना, समझ गए? है ना। यस दो दो दूसरा आदमी होता है कि जैसे ही पानी में डूबने लगा वो शॉक्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? शॉक्ड। ड्यू टू शॉक ब्रीदिंग क्या हो जाती है? रुक जाती है। ब्रीदिंग रुक जाती है। और अगर उसको उस समय निकाल लिया तो आप आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देके बचा सकते, नहीं तो निपट जाएगा, नहीं तो डेथ हो जाएगी। होता है, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को ऐसे तैरना नहीं आता है, थोड़ा बहुत वो जानते हैं। देखो मैं थोड़ा अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ, कैमरा ऑन कर रहा हूँ, देखें। तो कुछ लोग जो है सुन देख रहे हो आप मुझे? यस सर। यस यस सर। सर। कुछ लोग पूरा स्ट्रगल करते हैं, है ना, दे ट्राई टू लाइक, है ना, कम आउटसाइड, और पूरा दे ट्राई टू स्विम एंड पूरा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एंड ग्रेजुअली वाटर, है ना, स्टार्ट एंटरिंग इन द लंग्स। एंड लंग्स में जब वाटर जाएगा, फ्रॉम लंग्स द वाटर एंटर्स इन ब्लड, है ना। जब ब्लड में जब वाटर एंटर करेगा तो आपको मालूम है ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जो, और आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो आरबीसी के अंदर जाएगा और आरबीसी क्या हो जाएंगी? रप्चर हो जाएंगे। समझ गए? दूसरा वो होता है, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ही पानी में डूबने लगे उनको लगता अब मर गए, नहीं समझे मेरी बात, उनको लगता है अब गए, अब कुछ नहीं होगा। तो वो सडन शॉक के कारण, एकदम जब जान की बात आती है तो वो शॉक के कारण उनकी ब्रीदिंग क्या हो जाती है? स्टॉप। अगर उसी समय उनको बाहर निकाल लिया जाए और उनको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दी जाए तो वी कैन सेव द लाइफ। आई बात समझ में? बट अगर नहीं बचाया जा सकता तो उनकी डेथ हो जाए। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? नो सर। नो। चलिए, तो ये यहाँ पर ए हो गया, है ना, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये होता है ड्राउनिंग में। अब हम बात करेंगे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है ना। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो है उसमें क्या होगा? आपको मैंने पहले तो थोड़ा बहुत तो हिंट दिया ही हुआ है, आइए और देख लीजिए। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन सिकनेस। ओके, इसे क्या कहते हैं हम लोग? माउंटेन सिकनेस। क्लियर? तो जब लोग ऊपर जाते हैं, है ना, जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, है ना, ऑन हाई एल्टीट्यूड, क्या प्रॉब्लम होती है उनको? प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ऑक्सीजन लेवल प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन का कम हो जाता है लेवल काफी ज्यादा। देखिए, नोजिया, है ना, नोजिया होगा, फटीग होगा, फटीग। हार्ट क्या होगा? पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन समझते हो? हार्ट की जो ब्रीदिंग है वो कैसे हो जाएगी? रेगुलर। ब्रीथलेसनेस एंड हेडिक, एंड हेडिक, एंड हेडिक। So the people who, hello, who are on यस high सर। altitude, है ना, जो पीपल जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? वो नोजिया, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशन, ब्रीथलेसनेस एंड हेडिक। आई बात समझ में? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लो पार्शियल प्रेशर, लो प्रेशर ऑफ, सॉरी क्या लिख रहा हूं, लो प्रेशर ऑफ क्या?
एयर के लो प्रेशर के कारण, और एयर का प्रेशर कम है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी क्या है, ऑक्सीजन का भी कम है। तो लो प्रेशर ऑफ एयर, आई बात समझ, एयर प्रेशर कैसा है वहां पे, कम है, इसके कारण ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी क्या है, कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। हेलो सर यस सर फिर तो ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो गया ना। हाँ तो वही तो होता है, और क्या है। ओके सर। हाई एल्टीट्यूड पे तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है, समझे। यस सर। चलें आगे। यस सर। कोई प्रॉब्लम है इसमें। यस सर। सर जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो रह हाँ लेते देखिए, हैं। आप भी अगर जाएंगे तो आपको बिगिनिंग में होगा, उसके बाद में आप एक्लिमेटाइज करेंगे। कैसे करेंगे एक्लिमेटाइज, पर्सन एक्लिमेटाइज कैसे, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। यस आरबीसी का अकाउंट बढ़ा लेगा वो, है ना, अच्छा, आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा हीमोग्लोबिन में। है ना। पर्सन एक्लिमेटाइज बाय इंक्रीजिंग, आरबीसी। यस नंबर ऑफ आरबीसी। तो एक आपको कुछ समय प्रॉब्लम, अगर आप भी जाएंगे कुछ समय, अगर वहीं रहने वाले हैं आप, तो आपको कुछ समय प्रॉब्लम होगी 7-8 दिन, उसके बाद में आप एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाएंगी। तो वो उतने, भाई जो लोग रहते हैं, आपने देखा होगा जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं वो एकदम लाल नजर आते हैं, रेड नजर आते हैं, क्यों, यस उनका यस जो ब्लड है वो बहुत रिच होता है, उसमें आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा होता है, समझे। यस सर। जो हाँ कोल्ड तो एरिया उनका में फेस, रहते हैं वहाँ पर भी। हाँ आपने फेस देखो, उनको एकदम रेड रेड नजर आता है उनका फेस। यस सर, देखा। क्लियर हुआ। यस सर। तो ये आई थिंक आपका लगभग मैंने खत्म कर दिया, अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। चलें। हेलो बच्चों, यस यस सर। ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं, हिकअप्स वगैरह सुना है, हिकअप्स क्यों आता है, हिकअप ये सब चीजें पता है। हेलो सर शायद से यूव्युला का कुछ होता है हिकअप्स में शायद, युगला का क्या होता है, मतलब उससे रिलेटेड होता है। उससे रिलेटेड होता है, वो तो स्नोरिंग क्या है, हम्म क्यों बच्चों, तो स्नोरिंग क्या है, स्नोर, हेलो, यस सर। चलिए आइए सर देखें। एक्सपीरेशन के टाइम वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो जाते होंगे। हाँ बेटा, सर एक्सपीरेशन के टाइम वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं तभी स्नोरिंग। ओके ओके ओके। देखिए इसका मेन जो कारण है दैट इज हिकअप्स का, वो डायफ्राम होता है ना, सॉरी एक मिनट, डायफ्राम की इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन से, है ना, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन अगर होने लग जाए अपने आप, तब जाके क्या होगा, तो हिकअप्स होते हैं ना। स्पाज्मोडिक ऐसे लिखें इसे, spasmodic contraction of the diaphragm, diaphragm, ठीक है। तो spasmic contraction of the diaphragm followed by spasmodic closure of glottis, है ना, produces a sharp inspiratory sound. ठीक है, दिस इज योर कप। हुआ। सर ये समझ में नहीं आया। देखिए क्या होता है, मैं देखो वीडियो दिखाया आपको,
देखिए ये सब चीजें कोई वो नहीं है कि किसी कारण से, है ना, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, तो डायफ्राम जो है वो अपने आप ऐसे ऐसे करने लग जाता है, नहीं समझे? हेलो, जो डायफ्राम है, सर वो तो पहले भी ऐसे ऐसे कर रहा था। नहीं पहले रिदमिक कर रहा था ना, जब जरूरत है वो अब अपने आप कर रहा है। पहले तो रिदमिक कर रहा था, नहीं समझे? पहले रिदमिक कर रहा था, अब वो अपने आप कभी भी कर रहा है, सर इसको रिदमिक हो गया। वो हिस्की बोलते हैं क्या? ये क्या हिस्की ना? क्या? सर जो हिचकी होती है, हिचकी किसको बोलते हैं? हाँ यही हिचकी तो है, ये इक्का पेज हिचकी, अच्छा। इसी को हिचकी कहते हैं, है ना। और उसके कारण क्या होता है, जो ग्लॉटिस जो है, ग्लॉटिस सडनली खुलता है ना, उसके कारण ग्लॉटिस सडनली खुलता है, इस कारण से वॉइस आती है, समझे? अच्छा, मतलब सर वो एकदम से ग्लोटिस पे वो पड़ता है प्रेशर और वो एकदम से खुलता है, फिर एकदम से एयर निकलती है बाहर से, एयर हमें साउंड बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिल्कुल, उस कारण से शार्प साउंड आपको सुनने को मिलेगी। क्लियर? हेलो आता है। बच्चों, यस सर। है spasmodic contraction of the diaphragm followed by the spasmodic closure of glottis produce a sharp inspiratory sound. ओके, समझ गए? यस सर। अब आता है आपका स्नोरिंग, तो समझते ही होंगे क्या है। ठीक, क्यों होता है? वाइब्रेशन ऑफ उबला, है ना, और समटाइम किसके कारण? वोकल कॉर्ड्स, है ना, वाइब्रेशन ऑफ वोबुला और समटाइम ऑफ वोकल कॉर्ड्स ड्यूरिंग स्लीप, समझे? इसका यस कारण क्या हो सर। सकता है, कारण क्या हो सकता है इसका, है ना। तो मतलब ये क्यों होगा ऐसा, ऐसा क्यों होने लगता है कि कई बार क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपने आपकी पोजीशन कुछ इधर उधर हो गई, है ना, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कुछ ब्लॉक हो जाता है, ऐसा कुछ, नहीं समझे? हेलो बेटा, क्या समझ नहीं आया? क्या अभी जो बोला वो समझ में नहीं आया? यस सर। तो इट इज ड्यू टू, देखिए मैं लिख रहा हूं, ड्यू टू द पार्शियल क्या, ब्लॉकेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, बाय द टंग, समझे मेरी बात, लीडिंग टू टर्बुलेंस in the airflow, समझे? हेलो, हेलो बच्चों, अब आप देखिए, आप देखिए, आप कुछ जो है आपकी पोजीशन इधर उधर है, कहीं गर्दन ऐसे करके लेटे हुए हैं, तो क्या होता है, पार्शियल ब्लॉकेज होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, ठीक है, बाय द टंग लीडिंग टू टर्बुलेंस इन द एयर, जब एयर में टर्बुलेंस होगा तो उबला में वाइब्रेशंस होंगे या वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होंगे, और अजीब अजीब सी रैटलिंग साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, रैटलिंग। हेलो, हेलो, सर वो यस इसी सर। को खर्राटे बोलते हैं क्या, जैसे रात को जो आता है? हाँ खर्राटे इसी को बोलते हैं, इट इज अ खर्राटे, समझ सर गए? यस सर। उबुला क्या होता है? उबला, अरे बाप रे, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा तुमने? यस सर पढ़ा है। तो उसमें नहीं पढ़ा, नहीं देखा उबला? आप अपने गले की तरफ देखना, एक ऐसे लटकता हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, रेड रेड सा, यस सर याद आ गया। वो ही है उबला, ठीक है। योनिंग समझते हो, योनिंग क्या है, योनिंग करना, यस सर। है ना, तो ये क्या है, इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड
इंस्पिरेशन, है ना? करते हो आप लोग जब आलस करते हो, पढ़ने का मन नहीं होता तो करते हैं ना? यस हाँ सर। हाँ, अच्छी बात नहीं है ये। सर ये क्यों अच्छी बात नहीं? है यो नहीं करना का मतलब है यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप क्लास में वो नहीं कर रहे हैं मतलब हर जगह नहीं करने का मतलब है, आप अभी ऑफिस में अगर कुछ आप बैठे हैं, स्पीच किसी के सामने 4 लोगों की मीटिंग चल रही है, आप खतरनाक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट द इंटरेस्ट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। नहीं समझे? आपका एक ऐसा आपका आप वो बताता है यू आर वेरी केयरलेस बिहेवियर यू हैव। समझे? आपको आपका जो आप इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे हैं, सामने वाले बहुत केयरलेस हैं, ये बताता ना। क्योंकि ऑनिंग करना का मतलब है आपको आलस आ रहा है, यू आर फीलिंग बोर बोर। आप बोर जब होता नहीं, कोई आपको पका रहा हो तो आप क्या करते हो? मुंह "हाँ, ठीक है भाई जा"। सुना है? ऐसे दिखते हैं, देखा है आपने ऐसा? यस सर। यस सर। उसका कारण जो है दैट इज लो ऑक्सीजन टेंशन, है ना? इसका कारण क्या है? लो ऑक्सीजन टेंशन। हेलो, ऑक्सीजन टेंशन। एक मिनट, मेरा पेन कहाँ गया? जस्ट मिनट बेटा। तो इसका कारण क्या है? लो ऑक्सीजन टेंशन। कहाँ? जाहिर सी बात है, ब्लड ना, यस सर। है ना? ब्लड में ऑक्सीजन टेंशन कम हो गया है, इस कारण से होता है ये। ठीक है, यहाँ पर जाके आपका पूरी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, और स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया क्या आपका? सर नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना? हाँ बेटा बोलो। सर जैसे हम कोई सामने वाला अगर यौन कर रहा होता है तो फिर हमें भी मतलब हो जाता है ऐसा हमारे साथ, ऐसा क्यों होता है? हाँ, आलस को देख के तो आलस ही आएगा ना। सामने वाला आलस कर रहा है तो आपको भी आएगा ही ना। ऐसा कई बार देखिए। सर अगर सामने वाला एनर्जेटिक है तो हमें भी एनर्जी आने लगेगी सर। हाँ, तो आती है, क्यों नहीं आती? अगर सामने वाला अगर बहुत आपको अच्छे से वो करे, आपको एकदम, तो आपको भी आता है नहीं आता? जोश आता है नहीं आता? अरे क्या बात है! आप जब गुस्सा भी आता है। गुस्सा किस बात पे आता है? आप गुस्सा जब आपका अभी आप कहीं पे आप म्यूजिक शो में जा रहे हैं, सामने वाला जो म्यूजिक वाला वो आपको चीयर करता है, तो आप भी होते हैं ना, चीयर होते हैं नहीं होते हैं? अब आपका मूड खराब है, कुछ और चल रहा है, तो फिर वो अलग बात है। हेलो बच्चों, यस सर। नहीं समझे आप? इसमें समझना तो कुछ नहीं है वैसे। सर हाँ बेटा। सर एक बार एस्थमा के बाद जो लिखा था वो दिखा दीजिए, आपने कहा था बाद में देख लेना, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आज बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। ओके बेटा, मैं तो कहाँ गया वो? एक मिनट बेटा, रुको जरा, देखूं मैं कहाँ है। जस्ट अ मिनट। कहाँ गया? आप लोग जो है ना, इतना मुझे तकलीफ देते हैं। कहाँ पे ट्री देखना है तुम्हें? कहाँ की बोल रही हो तुम? किस जगह? हेलो, सर एस्थमा के नीचे, किसके नीचे? एस्थमा के नीचे। अस्थमा के नीचे? लो, देख गया? देखो, दिखा क्या? अरे लड़की दिखा, बच्ची दिखा। यस सर। लिख लिया? सर लिख लिया। और आगे करना है क्या? सर इसके नीचे कर दीजिए बस, एक और पॉइंट। हाँ जल्दी करो, ये लड़की बहुत परेशान करती है मुझे। हुआ? सर ये जो मेडिसिन लिखी है आपने ब्रोंक्यूलेटर, ब्रोंकियोडायलेटर,
हाँ सर, ये क्या है? ये उसको ब्रोंक्यूल्स को रिलैक्स कर देती है, जिससे फिर वो परेशानी नहीं होती सांस लेने में। हुआ? यस सर, हो गया। चलें आगे। यस सर। आइए और स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर हम लेफ्ट कर सकते हैं सर, मैथ्स की क्लास है सर। टाइम हो गया क्या? सर ऑलमोस्ट हो गया है। यस सर। ओके, नहीं अभी तो 8 o'clock में टाइम है, मैं 8 o'clock तक ही क्लास लूंगा। आप लोग अगर आपका कुछ इश्यू है तो आप जा सकते हैं। ओके ओके सर। सो इससे है ना, एनसीईआरटी में जो चैप्टर का नाम क्या है? सर बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ओके, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्लियर हुआ? कोई परेशानी? तो हम लोग चलें स्टार्ट करें। तो Yes. पहली बात तो पहले तो ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हम पहले ब्लड पढ़ेंगे। आपने टिश्यू पढ़ा है, हुआ है क्या? टिश्यू पढ़ा है? सर ने कहा था कि टिश्यू इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। हाँ है ना, अच्छा ठीक, मतलब छोड़ा हुआ है ना? यस सर। यस सर। हाँ चलिए ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें अपन पढ़ लेते हैं, फिर तो चीजें मैं बता दूंगा आपको, फिर अपन टिश्यूज पे ही चलते हैं, ठीक है? तो इसे अपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं ना, ब्लड वास्कुलर क्या? ब्लड वास्कुलर सिस्टम। एंड द स्टडी ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड क्या? एंजियोलॉजी। इट इज एंजियोलॉजी, नॉट एंजेलिना जॉली। हेलो। यस सर। सर एनजीओ मतलब? एनजीओ टर्म यूज करते हैं ब्लड वेसल्स के लिए, ओके है ना? तो स्टडी ऑफ द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी एंड द फादर इज विलियम हार्वे। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज फादर ऑफ एंजियोलॉजी, ठीक है? यस। सर ये एनजीओ का मतलब क्या होता है वैसे? अभी अभी एक लड़का पूछ चुका है, अभी तुम पूछ रही हो। वन बॉय ऑलरेडी अभी तो आस्क्ड मी, अभी जस्ट। हाँ सर, एनजीओ। या तो उसी टाइम आवाज अटक गई होगी, मैं तो सुन ही रही हूँ ध्यान से। अच्छा, ध्यान से सुन रही हो? हाँ सही में, मुझे पता भी नहीं है। ओके, एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। ओके सर। ओके, तो फैब्रिसियस जो है, he discovered valves in vein. He discovered valves in vein.
है ना, इन्होंने है ना वेंस में वाल्व को डिस्कवर किया। ओके, मार्सेलो मैल्पीजी, इन्होंने क्या किया, ही डिस्कवर क्या, ब्लड कैपिलरी। इन्होंने किसको डिस्कवर किया, ब्लड कैपिलरी। ओके, यस सर। एनी प्रॉब्लम इन इट, कोई दिक्कत आपको? सर ये साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। क्या बच्चे? सर साइंटिस्ट के नेम से ये भी याद रखना है। क्यों, कोई परेशानी है तुम्हें? नो सर। इतनी सारी हीरोइन के नाम रख लेते हो, 2 साइंटिस्ट के नाम याद नहीं रख सकते? एंजेलिना जोली को जानते हो? हैं? नो सर। नहीं, अरे ओ हो, नहीं जानते? नहीं सर, सच में नहीं आता। स्कारलेट जॉनसन को जानते हो? स्कारलेट जॉनसन है? सर मैं जॉनसन कंपनी को जानता हूँ बट उसको नहीं जानता। अच्छा, झूठ बोल रहा है ना? है? नहीं सर, सच में। अच्छा, सबको जानता है तो मुझे मालूम है। इतने बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का नाम जानता है? नो सर। कहाँ रहते तुम, कहाँ रहते हो तुम, दुनिया में ही रहते हो? यस सर, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहता है। अच्छा, कुछ नहीं जानता? अपने अपने अपना नाम तो जानता है ना? यस सर, तो जानता हूँ। चलो, मुझे लगा ये ना बोले कि मैं नहीं, अपने खुद को भी नहीं जानता मैं। तो याद कर लेना बेटा, ज्यादा टफ नहीं है। फैब्रिसियस मार्सेलो मैल्पी, और नहीं करो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं करो तो मत करो, कर लोगे तो अच्छा है। आप अगर याद करना चाहो तो क्या ना याद कर लो, और नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन चाह लोगे उस दिन याद हो जाए, समझे आप? यस सर, पर ब्रेन की क्या? ब्रेन की कैपेसिटी उतनी है जितनी आप बढ़ा लो। आपको मालूम है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, सर आपको इतनी जूलॉजी कैसे याद रह जाती है, जबकि कुछ लोग मुझसे भी ज्यादा जूलॉजी जानते होंगे, जो लोग और भी ज्यादा बहुत स्टडी करते हैं, जिन्होंने बुक्स लिख दी हैं, वो हमसे भी ज्यादा जानते हों। नहीं समझे? यस सर। यस सर। दिमाग की कैपेसिटी तो इतनी है कि आप जीवन में कभी उसका यूज ही नहीं कर, कोई आज तक उसका यूज नहीं कर पाया, बट हम उसकी लिमिट तय कर देते हैं, बस हमको तो इतना ही करना है, हमारे दिमाग का इतना ही है। तो दिमाग की कैपेसिटी की बात नहीं करो, उसमें तो इतनी कैपेसिटी है कि आप ब्रह्मांड की हर हर नॉलेज यूनिवर्स का आप रख सकते हो उसके अंदर। सर बट न्यूरॉन्स और साइनेप्सेस तो जितनी न्यूरॉन्स और उतनी तो साइनेप्सेस होते हैं। आप जितना हार्डवर्क करोगे इन्फॉर्म आप उतना ही, आप न्यूरॉन्स को, आपको मालूम है, आप मेहनत करके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लेंथ ऑफ द न्यूरॉन्स तो बढ़ी सकती है। इन्फॉर्मेशन तो आप ज्यादा कलेक्ट कर ही सकते हैं, और वो जितनी भी है वो बहुत ज्यादा है, वो जितनी भी है वो बहुत ज्यादा है। यस सर। सर कर लो यार। चले आगे। यस सर। बोलो सर, इतना ज्ञान सुना दिया आपने इतनी बात पे है। चले, यस सर। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सर ये अगली क्लास से शुरू कर लें? क्यों, कहीं जाना है तुम्हें? नहीं। क्या चाहते हो, मतलब अभी नहीं पढ़ाऊं, कुछ कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। कुछ डिस्कस करना है? पढ़ाएं? सर पढ़ा दो। ओके, यस सर। चलो ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करेंगे, तो है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, क्लियर बच्चों? इसके अंदर हम, आप सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको मालूम है बोन इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। आपने पढ़ा होगा बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है
और Yes, ब्लड भी sir. कनेक्टिव टिश्यू है। सो एक बोन इतनी खतरनाक, इतना टफ, किसी को मार दो तो निपट जाए, और एक टिश्यू उसी का दूसरा भाई इतना सॉफ्ट कि बह रहा है, फ्लो कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं समझे मेरी बात? सर वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा ना किसकी कैसी है। तो मैट्रिक्स, तो इसका मैट्रिक्स में ऐसा क्या है कि इतना इतना ऐसा है? इसका मैट्रिक्स पतला है इसलिए। यस सर, इसके मैट्रिक्स में प्लाज्मा है क्योंकि इसके मैट्रिक्स में प्लाज्मा है इसलिए। अच्छा, प्लाज्मा है तो ये फ्लो कर रहा है तो। अच्छा अच्छा, लेकिन जो जेली होती है, जेली, वो तो ऐसे फ्लो नहीं करती, वो भी तो पतला पानी पानी है उसके अंदर भी तो है। खैर आइए चलो देखें, पहले तो इसमें हम किस किस को इंक्लूड सर उसमें करेंगे? तो केमिकल डलता है ना, मतलब उसे हार्डन करने के लिए। नहीं, जेली की मैं वो जेली की बात सर नहीं कर रहा उसकी हूँ, नेचुरल जो viscosity अम्लिकल काफी कॉर्ड है, अम्लिकल कॉर्ड है वो है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जेलीफिश है। चलिए छोड़िए, मैं बात करूंगा आपसे, आप चले इधर आए। तो इसमें कौन कौन आता है? ब्लड एंड लिम्फ को इंक्लूड करते हैं हम लोग। किसको इंक्लूड करते हैं? ब्लड एंड लिम्फ। ओके, क्लियर? चलें? तो आइए जरा देखें। ठीक है, तो ब्लड एंड लिम्फ जो है, तो यहां पर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है वो कैसा है? कैसा है? लिक्विड तो है ही, लिक्विड एंड मैट्रिक्स एंड फाइबर, एंड विदाउट क्या? फाइबर। मैट्रिक्स में फाइबर नहीं है, तो मैम रीजन जो है इसके लिक्विड होने का, दैट इज द एब्सेंस ऑफ फाइबर। नहीं समझे? हेलो बेटा, हेलो बच्चों। यस यस सर। सर। तो क्या रीजन है इसके लिक्विड होने का? इसमें फाइबर नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? फाइबर नहीं मिलेंगे। समझ गए? यस सर। और हम स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे ब्लड। ब्लड, तो ब्लड जो है, तो ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। इसका कलर जो है, कलर कैसा है? रेड एस है ना? कलर जो है वो रेड है। और पीएच कितना है इसका? अराउंड 7.4, यानी स्लाइटली बेसिक। बेसिक। एल्कलाइन। अल्कलाइन। ठीक है, बाई वेट ये कितना होता है? हमारे बॉडी वेट का कितना होता है ये? 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट है ना? ऑफ बॉडी वेट। समझे? क्लियर? यस सर। भाई वॉल्यूम की बात करें तो कितना मिलता है ये? 5 to 6 6 लीटर लीटर। इन मेल। फीमेल में कितना होता है? 4 से 5 लीटर। फीमेल में ब्लड थोड़ा कम रहता है? ऐसा हेलो, अरे ऐसा कम क्या? फीमेल ऐसा नहीं है, अगर फीमेल कोई बहुत हार्ड वर्किंग है या एथलेटिक है तो उसमें उल्टा ही होगा, क्योंकि फीमेल जनरली कम काम करती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, ऐसा इसलिए उतना वजन नहीं होता बॉडी का। समझे? अब जब वजन ही होगा 40 किलो तो कितना ब्लड होगा? है? सही बात है। हाँ, क्लियर हुआ? वैसे भी लड़कियों को जो है सर भूत सवार रहता है पतले होने का। सर
हाँ, समझे क्या? यस सर, सर कुछ पूछना है क्या है, क्या सर, कुछ पूछना है। मुझसे पूछना है? क्या बोल, तो क्या पूछना है? यस सर, आपने जो पीएच लिखवाया है 7.4 सर, ये फिक्स क्यों है? कभी तो ऑक्सीजन नहीं, कभी फिक्स बाइंड नहीं, करेगा ऐसे कभी। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द फिक्स। 7.3 7.4 थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, अच्छा थोड़ा बहुत इधर सर, उधर। तो जब ऑक्सीजन CO2 ये बाइंड करेंगे तब तो डिफर करेगा ना ऐसे। हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन एक्चुअली ब्लड इज बफर। उसके पास में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड, हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड होता है यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा H+ आयन को जोड़ लेता है अपने आप से। तो ब्लड इज बफर, इसलिए पीएच में बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा। अच्छा, स्लाइट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एसिड हो गया और वो हो गया, क्योंकि ब्लड इज अ बफर। बफर समझते हो? नहीं सर, बफर नहीं समझता। बफर का मतलब है जिसमें कोई H+ वगैरह के बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि इसके पास में एक अमाइनो एसिड होता है ब्लड में, हिस्टिडीन। तो जो भी एक्स्ट्रा H+ आयन है, उनको उनको अपने आप से ज्वाइन कर लेता है, वो उससे ज्वाइन कर लेता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ब्लड में पीएच का। बफर का ओके सर, मतलब है तो जो चीज उसको अराउंड ऐसे इतना ही रहेगा, मतलब ऐसे आसपास समझ लो, रहेगा। दो लोगों में बहस हो रही है, तो एक आदमी बफर का काम कर रहा है, मतलब झगड़े को ज्यादा नहीं होने दे रहा, उसको बैलेंस जैसे करके रोक दे रहा है रहा वो। है, रोक रहा है, ऐसा उसको कहते हैं बफर। ओके। समझे मेरी बात? यस सर। ओके देन, तो कल हम लोग इसको आगे डिस्कशन करते हैं। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को सर, बच्चों? नो सर। एक्सक्यूज मी चले? सर। हाँ बेटा। सर, एक बार ही क्या आप दोबारा से पीछे वाली स्लाइड खोल देंगे? थोड़ा सा सर, मेरा लास्ट का रह गया था। किस टॉपिक, क्या वो बताओ, पोर्शन बताओ क्या है। सर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला ही जो टॉपिक है, उसी का ही। ओके ओके, ठीक है ठीक है, जस्ट मिनट जस्ट मिनट। ओके सर। हम्म, हो गया बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल, ठीक? गुड बाय, नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।